वो खुशी खुशी अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक एक आदमी ने उस पर हमला किया और उसे अगवा कर लिया। अगवाकार ने उसे एक कमजोर औरत समझा, ये जाने बगैर कि वो दुनिया से अपने माजी के अंधेरे राज छुपा रही थी। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं, लेकिन आपकी एक सब्सक्रिप्शन और एक तबसरा मेरे लिए उम्मीद की एक किरण होता है जो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन चुके हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मूवी की जानिब बढ़ते हैं। हम एक औरत से मिलते हैं जिसका नाम है केती। उसकी ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत तरतीब से चल रही है, या कम से कम ऐसा लगता है। सुबह का आगाज़ आम दिनों की तरह होता है। वो एक खूबसूरत सी फूलों की दुकान पर काम करती है। सड़क के पार अपनी पसंदीदा जगह से नाश्ता लेती है और दिन की थकन मिटाने के लिए एक योगा सेशन भी निकाल लेती है। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लगता है, मगर अब आता है एक नया मोड़। कोई उसका पीछा कर रहा है। जी हाँ, लोइस नामी एक शख्स ऐसे छुप छुप कर उस पर नजर रख रहा है जैसे कोई शिकारी हो। वो उसे दूर से देखता रहता है, हर हरकत पर नजर रखता है और साफ जाहिर है कि कुछ बुरा इरादा रखता है। जब केती योगा में मुकम्मल सुकून की हालत में होती है तो लोइस पार्किंग की लाट में उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। वो अपने ट्रंक से एक बंदूक, एक प्लास्टिक बैग, जिप टाइज और एक अखबार निकालता है और ये सब उसकी फ्रंट सीट पर फेंक देता है जैसे किसी बड़े काम की तैयारी कर रहा हो। इसी दौरान उसे अपने रूममेट की कॉल आती है जो शायद किसी मशकूक काम में उसका साथी है और बताता है कि आज शाम के लिए सब कुछ तैयार है। उधर केती क्लास खत्म कर रही होती है और लॉकर रूम में कुछ औरतों से बातचीत कर रही होती है। उनमें से एक औरत मजे से अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देने की बात करती है और केती साफ साफ उस बात से कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करती और ना शुक्रिया वाला अंदाज देती है और बाहर निकल जाती है। जी ही वो गाड़ी में बैठती है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। लोइस उस पर झपटता है, उसके सर पर प्लास्टिक बैग चढ़ा देता है, जोर जोर से मदद के लिए चीखती है। बदकिस्मती से आसपास सिर्फ एक शख्स होता है जो हेडफोन्स लगाकर सब कुछ नजरअंदाज किए होता है, लेकिन लोइस के इरादे खतरनाक हैं। वो उसके मुंह पर टेप चिपका देता है, उसके हाथ पाँव जिप टाई से बांध देता है और उसे गाड़ी के फर्श पर गिरा देता है। जब हालात ठीक हो जाते हैं और केती की गाड़ी के बराबर वाली गाड़ी वहां से निकलती है तो वो मौके से फायदा उठाता है और गाड़ी को दूसरी जगह ले जाता है। केती को गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। वापसी के रास्ते में एक पुलिस कार उसके बराबर आ जाती है, मगर लोइस बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना आंख मिलाता है, बस पुरसुकून और काबू में रहता है। घर पहुंचकर गैराज का दरवाजा आधा खुलता है। चूंकि दरवाजे में एक फनी खराबी होती है, इसलिए हाथ से दरवाजा उठाकर एक झाड़ू के जरिए सहारा देता है। गाड़ी रोककर लुइस केती को यूं निकालता है जैसे कोई सूटकेस हो। वो खून के निशानात पीछे छोड़ते हुए उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है क्योंकि उसका पाँव जख्मी होता है। फिर वो उसे एक छोटे से कमरे में फेंक देता है जो सिर्फ 10 बाय 10 फुट का होता है और उसे अंदर बंद कर देता है ताकि दरवाजा नजर ना आए। वो एक मेज और फ्लावर पॉट उसके सामने रख देता है जैसे वो सिर्फ एक स्टोर रूम हो। जब केती उस कमरे में दिमागी हालत खोने की करीब होती है, लोइस आराम से किचन में खाना पका रहा होता है। बिल आखिर वो नीचे आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि अगर वो वादा करे कि नहीं चीखेगी तो वो उसके मुंह से टेप हटा देगा। केती सर हिलाकर हाँ करती है, लेकिन जो ही टेप हटती है वो पूरी ताकत से चीखने लगती है। तो लोइस बस खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो अपने बेसमेंट में लगे कैमरा सिस्टम पर नजर डालता है, ऑडियो को बंद कर देता है और देखता है कि सब कुछ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है। इसी दौरान केती हार नहीं मान रही। वो दरवाजे पर जोर से ठोकर मारती हुई उसे धकेलती है। फिर उसे एक छोटा सा वेंटिलेटर नजर आता है और वो वहाँ से चीखने की कोशिश करती है ताकि शायद कोई सुन ले, मगर ये जगह वीराने में है इसलिए कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ लोइस पुराने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट सुन रहा है जिसमें एक अदालत के केस के दोबारा खुलने और 3 पुरस्कार अमवात के बारे में बात हो रही है। वो दोबारा केती के पास जाता है, इस बार हाथ में गन लिए हुए। केती घबरा जाती है और उससे सौदा करने की कोशिश करती है कि अगर वो उसे जाने दे तो वो उसे $50,000 देगी। लुइस इस पेशकश को जेब का खर्च समझकर रद्द कर देता है और कहता है कि उसे उसका पैसा नहीं चाहिए, बस उसे सच चाहिए। केती अपना नाम बताती है, केती नोलान, लेकिन ये जवाब वाज़े तौर पर लुइस को परेशान कर देता है। वो नाराज होकर चला जाता है। बाद में वो उसका पर्स कंगालता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर न्यूज़ रिपोर्ट पर वापस आता है जो कहती है कि केस सबूतों की कमी की वजह से फिर से बंद कर दिया गया है, लेकिन खानदान लड़ने का इरादा रखता है।
जब लुइस मसरूफ है, केती किसी तरह अपने बांधे हुए हाथों को अपने जिस्म के सामने ले आती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब लुइस अगली बार दरवाजा खोलता है तो वो मुक्का मारने के लिए हाथ घेरा हुआ खड़ी हो जाती है। वो उसे जोर से मारते हुए नीचे गिरा देती है और लात मारते हुए भाग निकलती है। रास्ते में वो फ्लावर पॉट उसके सर पर मारकर उसे जख्मी कर देती है और लैंडलाइन से पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, मगर फोन बंद है। उसी वक्त लुइस बंदूक लेकर आ जाता है। केती एक भारी कागज रखने वाला एटम से उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो किचन से चाकू उठाकर अपने बंधे हुए हाथ काटती है और हर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर सब ताले बंद हैं। जब लुइस होश में आता है, केती पूछती है कि उसे इसके काम के बारे में कैसे पता चला। तुमने वो बात की थी कि मैं कितनी कमाती हूँ, वो इल्जाम लगाती है। लुइस सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि उसे बैठकर खाने की दावत देता है, जैसे वो लंच डेट पर हो। वो बैठती है लेकिन खाती नहीं। लुइस बार बार उसका नाम पूछता है। वो वही नाम दोहराती है जिस पर वो गुस्से में आ जाता है। उसका प्लेट उसके चेहरे की तरफ उछालता है। लुइस दोबारा बंदूक उठाता है, मगर केती उसे छीन कर लड़ाई शुरू कर देती है। अब उनके बीच लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है। केती इसके गिर जिप टाई लपेट देती है और तकरीबन उसे बांध देती है, मगर फिर भी वक्त पर फरार नहीं हो पाती। लुइस खुद को खोलकर उसे दोबारा छोटे से कमरे में घसीट लेता है। लुइस परेशान होता है जब उसकी मुलाजमा एलेंड्रा दरवाजे पर आ खड़ी होती है। वो सफाई के लिए आई है, जैसा कि हमेशा आती है, क्योंकि उसने कभी छुट्टी नहीं की। लुइस उसे टालने की कोशिश करता है, मगर वो सफाई करने पर इसरार करती है। वो घबरा जाता है, मगर पुरसुकून रहने की कोशिश करता है। कहता है कि उसका दिन खराब था। वो वादा करती है कि कल अपनी बेटी के साथ वापस आएगी। एलेंड्रा के जाने के बाद लुइस उस जगह को साफ करता है, खून धोता है और टूटे हुए गुलदान को बदल देता है और चाकू धो देता है। फिर वो केती की हालत देखता है, छोटे बैंडेजेस लगाकर जख्म ठीक करता है और खुद नहाने लगता है। साथ ही मजीद खबरें देखता है। केती मुसलसल बाहर निकलने के रास्ते तलाश करती रहती है। उसके पास अभी भी फोन का सिग्नल नहीं है, मगर वो एक टूटी हुई टाइल देखती है। वो उसे उठाने लगती है, सोचती है शायद वहां से निकलने का रास्ता हो। बाद में लुइस नीचे आकर कुर्सी के साथ बैठ जाता है, जैसे कोई मामूली बातचीत होने वाली है। वो जाती सवालात करना शुरू कर देता है और वाजे होता है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक खास मिशन पर है। वो उसे बैठने का कहता है और उस पर जाती सवालात की गोलाबारी शुरू कर देता है। वो भी ऐसे सवालात जो बहुत ही मशकूक हैं। वो जानना चाहता है कि उसका नाम, तारीख पैदाइश और वो कहाँ से है और चर्च की जिंदगी से उसका क्या ताल्लुक है। सवालात पूछता जाता है और सच्चाई का मुतालबा करता है। उसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जाता है। फिर अचानक वो अपनी बंदूक निकालता है और दीवार पर वार्निंग शॉट मारता है। ये वाजे कर देता है कि झूठ अब नहीं चलेगा। महसूर होकर केती टूट जाती है और असल किस्सा बता देती है। उसका असल नाम केती नहीं, बल्कि निटाली है। निटाली स्टोनर इसकी जुड़वा बहन थी। असल केती, जिसने अफसोसनाक तौर पर अपनी जान ली थी जब उसके वालिद खानदान छोड़कर किसी चेयर लीडर के पास चले गए थे। उनके वालिद फुटबॉल टीम के डॉक्टर थे और जब वो माँ को छोड़कर गए तो सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन निटाली ने खुद को तबाह नहीं होने दिया। वो अपने माँ के नक्शे कदम पर चलकर लोगों की मदद करने का आज़म लिए नर्स बन गई। लुइस इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस कहता है शायद वो पहले ही जानती है कि वो यहाँ क्यों है, और कुर्सी लेकर चला जाता है और अपने अंदर तूफान से खामोशी से निमटते हैं। लुइस अपनी लिविंग रूम में जाकर अपनी बीवी और बेटी की पुरानी होम वीडियोस देखता है। इसी दौरान निटाली दोबारा से फर्श की टाइल पर काम शुरू कर देती है। उसे उखाड़ने की कोशिश करती है। वो अपना छुपा हुआ फोन वेंटिलेटर के ऊपर रखती है ताकि सिग्नल्स मिले। कुछ देर इंतजार के बाद उसे इतना सिग्नल मिलता है कि वो 911 पर कॉल कर पाती है और आहिस्ता आहिस्ता मदद की दरख्वास्त करती है, लेकिन सिग्नल बार बार कट जाता है, जिससे कॉल तकरीबन बेअसर हो जाती है। लिविंग रूम में लुइस अपनी एक पुरानी फैमिली वीडियो में एक मोबाइल फोन देखकर हैरान होता है। तब उसे समझ आता है कि उसके पास फोन है। वो फौरन बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। तभी निटाली फोन छुपाने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार उसका फोन उसके पैंट में तलाश कर लेता है। वो बगैर सोचे समझे उसे तोड़कर टुकड़े कर देता है, फिर टुकड़े जमीन पर ऐसे छोड़ता है जैसे कोई कूड़ा हो। फिर दोबारा पूछगछ शुरू हो जाती है। वो इसके पुराने काम के बारे में पूछना शुरू कर देता है। अब पता चलता है कि निटाली ने एंजल हॉस्पिटल में काम किया था। लुइस एक वाक़ये पर जुनूनी है जो वहाँ पेश आया। वो इल्जाम लगाता है कि क्या वो जानती थी कि इसके जेर इलाज 3 मरीज पुरअसरार तौर पर मर गए।
उनमें से एक इसकी बीवी एलिना भी थी। निटाली उसकी आंखों में देखकर कहती है, एक मुकदमा हुआ, किसी को कसूरवार नहीं पाया गया। लेकिन लुइस इसरार छोड़ने को तैयार नहीं। वो अपनी तफ्तीशी थ्योरी बयान करता है जैसे कि वो कोई जासूस हो। कहता है कि एक मरीज जॉन लांटे 1 माह कबल मर गया था जब इसकी हेल्थ इंश्योरेंस शुरू होने वाली थी। एलिना को शराब के नशे में पाया गया, हालांकि वो शराब नहीं पीती थी। उसकी शादी की अंगूठी पुरस्कार तौर पर गायब थी और उसके जिस्म पर GHB पाया गया, जो अमूमन ज्यादती के शिकार अफराद पर इस्तेमाल होता है। वो उसे अल्टीमेटम देता है, या तो सच बोलो या फिर मर जाओ। अपने लैपटॉप पर नजर डालने के बाद, जो अभी भी बेसमेंट में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो फिर से अपनी बीवी की वीडियोस देखने में मशगूल हो जाता है। जब वो एलिना को स्क्रीन पर खुश खुरम देखता है तो उसका दिल हिल जाता है। जज्बात से भरपूर होकर वो नीचे दौड़ता है और निटाली के सर पर बंदूक थाम लेता है। यहीं पर निटाली बिल आखिर टूट जाती है। वो अपनी माजी की कहानी सुनाती है कि किस तरह एक गहरे मजहबी घराने में बड़ी हुई। उनका खानदान कदीम बाइबल के असूलों पर सख्त यकीन रखता था। जब केती को मालूम हुआ कि उनके वालिद उसके सबसे अच्छी दोस्त के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वालिद ने घर छोड़ दिया और पूरी बिरादरी ने उनका बाइकाट कर दिया। केती मजीद बर्दाश्त न कर सकी। एक दिन निटाली ने उसे खेत में फांसी पर लटका हुआ पाया। यही वो लम्हा था जब निटाली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए वक्फ करेगी, यानी कि नर्स बनकर। वो मानती है कि वो किसी तरह अपना फर्ज अदा कर रही थी। वो तीनों अफराद जिन्हें उसने मारने का इल्जाम लगाया था, उनके अपने खुफिया किस्से थे। जैन लीनी की 2 बीवियां थीं। जीन स्पेंसर ने तलाक जीतने के लिए गलत इल्जाम लगाए थे और एलिना, निटाली कहती है कि बार बार गैर वफादार रही। वो कहती है कि उसे अपने किए पर फख्र नहीं, मगर वो खुद को इंसाफ का अलंबरदार समझती थी। शुरू में लुइस ये सब मानने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में जब वो अपनी बीवी की मजीद वीडियोस देखता है तो उसे कुछ समझ आता है। वो देखता है कि एलिना कैसा अजीब बर्ताव कर रही थी, कॉल से बच रही थी और जुर्म का एहसास था। पहली बार उसे लगता है कि शायद निटाली सच कह रही है। वो फट पड़ता है, चीजें तोड़ता है, चीखता है, बिल्कुल टूट जाता है। वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान बेसमेंट में निटाली टूटे हुए फोन के टुकड़े पाती है और उन्हें इस्तेमाल करते हुए वो सख्त टाइल को निकालने में कामयाब हो जाती है। लुइस झील के किनारे एक मकाम पर जाता है जहां वो एलिना के साथ जाता था, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाता। 2 पुलिस वाले आकर उसके कार में जख्मों के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि इन्हें 911 पर एक कॉल मौसूल हुई थी जिसमें इसकी गाड़ी की तफसील दी गई थी। लुइस पुरसुकून रहता है, अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाता है और जल्दी से ट्रंक चेक करवाने के बाद उन्हें जाने देता है। घर वापस आकर वो खामोशी से नीचे जाता है, निटाली के सामने घुटने टेकता है और कुछ गैर मुतवक्के कहता है, तुमने मुझे इस मौके से महरूम कर दिया कि मैं उससे बात कर सकूं। वो उसे खुद को गिरफ्तार करने का कहता है, लेकिन निटाली नहीं मानती। वो टाइल का एक टुकड़ा उसके कंधे पे घोंपती है और चीखती है कि वो अब निटाली नहीं रही, वो अब खेती है और अपनी जिंदगी वापस ले रही है। लुइस टुकड़ा निकालता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो एक और वार करके दरवाजे से बाहर भाग जाती है। वो किचन जाती है और हथियार तलाश करती है, एक छुरी उठा लेती है। उसी वक्त लुइस भी किचन की तरफ दौड़ता है बंदूक लेने के लिए, मगर निटाली पहले ही पहुंच जाती है। एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार निटाली लुइस पर काबू पा लेती है और बंदूक छीनकर उस पर ठान लेती है। तभी एलेंड्रा यानी कि घर की मुलाजमा लुइस की बेटी समर के साथ अंदर आ जाती है। निटाली एलेंड्रा पर गोली चलाती है और समर को पकड़कर बंदूक उसकी तरफ थाम लेती है। लुइस से कहती है कि ये बच्ची उसकी बेटी नहीं है, लेकिन लुइस को खून के रिश्तों की परवाह नहीं, वो सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत चाहता है। वो निटाली से इल्तजा करता है कि उसे जाने दे, कि वो चुप रहेगा और कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा। निटाली कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी काल पहले ही चीजें शुरू कर चुकी है। लुइस कहता है कि जो कुछ भी उसने इकरार किया वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। ये बात निटाली को रुकने पर मजबूर कर देती है। समर इसी लम्हे निटाली को काट कर बच निकलती है। लुइस उस पर झपटता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और बेहोश कर देता है, मगर निटाली हार नहीं मानती, उठती है और लुइस उसे गोली मार देता है। फिर वो समर को ढूंढने के लिए दौड़ता है जो बेसमेंट में छुपी होती है। वो रिकॉर्डिंग वाले USB को उठाता है और समर के साथ गैराज की तरफ जाता है। जैसे ही वो समर को गाड़ी में बिठा रहा होता है, निटाली एक आखिरी बार बंदूक लेकर आती है, मगर वो खाली होती है।
एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। निटाली किसी भी मिलने वाले औजार को उठाती है, जैसे कि राड, बागबानी के आलात, और लुइस को इनसे मारता है। आखिरकार वो इसे पिच फॉर्क से काबू पाती है, बिल्कुल खत्म करने के लिए तैयार। लुइस हथेली पकड़कर उसे पलटता है और उसे पीछे कर देता है। वो गैराज के दरवाजे के दहाने पर गिरती है, जहां झाड़ू के स्टिक से दरवाजा खुला रखा था। दरवाजा उस पर गिर जाता है, जिससे वो खत्म हो जाती है। लुइस समर को जोर से गले लगाता है और प्यार से कहता है, मेरी बच्ची। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।